नमस्कार और स्वागत है आप सभी महत्वाकांक्षी छात्रों एवं अन्य दर्शकों का ग्रोथमोट यूपीएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। ग्रोथमोट यूपीएससी के इस यूट्यूब के मंच पर संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो सामान्य अभ्यास के तत्व होते हैं उनकी चर्चा यहाँ होती है। अलग अलग प्लेलिस्ट यानी कि अलग अलग श्रृंखला के तहत हम लोग, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन हो चाहे वो समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स हो, उनकी यहाँ चर्चा करते हैं। आज इस श्रृंखला के इस उपाख्यान में हम लोग समसामयिक विषयों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस श्रृंखला का मूलभूत उद्देश्य समसामयिक विषय एवं जो महत्वपूर्ण तंत्री लेख, संपादकीय लेख होते हैं, उनका अध्ययन है, उनका विश्लेषण है। तो उसी के तहत दो महत्वपूर्ण मीडिया रिपोर्ट के बारे में हमें आज चर्चा करनी है। दोनों का सोर्स जो है वो इंडियन एक्सप्रेस है, जैसा आपको दृश्यमान है, और दोनों मुद्दे जो है उनके टाइटल भी आपके सामने है। सबसे प्रथम मुद्दा कहता है कि गवर्नमेंट आज विविध कंपनियों के लिए आईईसी कोड, इन कंपनी ऐसी कंपनियों के लिए कि जो आयात और निर्यात के काम के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जो आईईसी है उनके अपडेट करने पर जोर दे रही है। क्यों जोर दे रही है, हमें ये इस चर्चा में देखना है। और दूसरा मुद्दा कहता है कि मिड डे मील स्कीम यानी कि जो मध्याह्न भोजन योजना है, जो कि बच्चों को सरकारी एवं अर्ध सरकारी शालाओं में खाना जो है परोसा जाता है, उसकी योजना है, तो उसका व्याप बढ़ा दिया गया है, उसको रिवैम्प कर दी गई है। साथ ही में उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, उसको रीनेम कर दिया गया है। तो ये पूरा मुद्दा हम लोग यहाँ से देखेंगे। दोनों ही संधि सेवा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, सभी परीक्षाओं में, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आज के ये जो मुद्दे हैं वो थोड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनको हम लोग आज इस चर्चा के तहत देखने वाले हैं। साथ ही इन सारी चीज़ों को अगर आपको पढ़ना है तो आप growthmoteeducation.com आज ही विजिट कीजिए। वहाँ ये सारी चीज़ें आपको ब्लॉग फॉर्म में आपको वहाँ देखने को मिलेगी, आप वहीं से पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ जो माइंड मैप्स का उपयोग हम लोग करते हैं, उन माइंड मैप्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको growthmoteeducation.com के डोमेन के ऊपर से मिल जाएगी। तो आप आज ही विजिट कीजिए, वहाँ आपको परीक्षा संबंधी कई सारे अन्य रिसोर्स, अन्य संसाधन एवं माहितियाँ भी उपलब्ध होंगी। अब शुरू करते हैं आज की मूल चर्चा, जिसमें सबसे प्रथम बिंदु हमें देखना है, जो कहता है कि गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर कंपनीज टू अपडेट आईईसी इंफॉर्मेशन यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको यह सूचित कर देना चाहता हूँ कि यहाँ जो आईईसी की बात की गई है, यह एक संख्या है। ठीक है, यह एक नंबर है, जैसे आधार नंबर है, जैसे पान नंबर होता है, वैसे ही यह एक किस्म की संख्या है, जिस संख्या को अनिवार्यतः प्राप्त करना पड़ेगा, चाहे वो इंपोर्टर हो चाहे वो एक्सपोर्टर हो। तो भारत में कोई भी ऐसा इंपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ, कोई भी ऐसा एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ कोई भी जो है व्यवसाय हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी फर्म हो, तो उन्हें यह आईईसी कोड अनिवार्यतः उन्हें प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके वे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब शुरू करेंगे हमारी मूल बात, जिसको हमें 5 बिंदु के तहत देखना है। सबसे प्रथम समाचार में क्यों है उसको देखेंगे, फिर बाद में मीडिया रिपोर्ट की माहितियाँ देखेंगे, कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें यहाँ से प्राप्त होती है उनको लेते चलेंगे, फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, यानी कि कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय बहुत ही अहम है केंद्र सरकार में, और उसका क्या फंक्शन है, किस तरीके से कौन कौन से अधिनियमों को ये लागू करवाता है, कौन कौन सी संस्थाएं इस मंत्रालय के साथ जुड़ी हुई है, इत्यादि माहिती हम लोग यहाँ से लेंगे। फिर बाद में डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार का महानिर्देशालय, उसके बारे में भी हमें यहाँ देखना है। और अंत में हमें अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड देखना है कि यह संख्या आखिर किस तरीके से होती है, किनके द्वारा यह जारी की जाती है और इसका क्या अभिनय है। अब कवर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अपडेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यानी कि आईईसी रजिस्ट्रेशन, तो सरकार के द्वारा यह कदम इस साल के शुरू में ही उठाया गया था। हालांकि कुछ कारणों की वजह से इस साल की जो अवधि है, जो डेडलाइन है, वो थोड़ी सी एक्सटेंड कर दी गई है, मगर फिर भी यह कदम जो है वो इस साल से ही आया है, सरकार के द्वारा लाया गया है। और सरकार ने कहा कि भाई जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों को आईईसी अपना जो कोड है वो फिर से अपडेट करवाना पड़ेगा, यानी कि उनको जो अपनी जानकारियां हैं, जो नई अद्यतन जानकारियां हैं, वो सरकार के साथ उनको शेयर करनी पड़ेगी, सरकार को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखेंगे यह मुद्दा क्या है और क्यों सरकार आज बल दे रही है, और एक प्रकार से इमरजेंसी के रूट से यह फेरफार करना चाहती है। तो देखेंगे सारी चीज़ें। एसोसिएट सब्जेक्ट की बात करें तो जीएस पेपर 2, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस की बात करता है, तो ये अपना आप में गवर्नमेंट इंटरवेंशन है।
और उसमें भी रिफॉर्म्स इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्योंकि आयात और निर्यात की बात आई तो या तो एग्जिम पॉलिसी आएगी या तो एफटीपी आएगी। तो यहाँ रिफॉर्म, उन पॉलिसियों में रिफॉर्म करने की बात है, उन पॉलिसियों में फेरबदल चेंज करने की बात है। तो देखेंगे सारी चर्चा यहाँ वाई न्यूज़ से शुरू करेंगे। सारी चीज़ों को माइंड मैप में देखना है, और जैसे मैंने आपको बताया कि यही माइंड मैप आपको growthmounteducation.com की वेबसाइट के ऊपर से उपलब्ध होंगे। आप वहाँ से भी यह माइंड मैप को आपके मोबाइल में ले सकते हैं और शांति से पढ़ सकते हैं। तो शुरू करेंगे। वाई न्यूज़ में दो मुद्दे हैं, जिनमें सबसे प्रथम मुद्दा कहता है कि रिफॉर्म्स और अपडेट इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इज कनेक्टेड टू 2988 kg heroin seizure in Mundra port at Gujarat on 22nd September 2021. Container was detained on 30th September 2021, यानी कि इसी महीने जो एक कॉन्ट्राबैंड जब्त किया गया था डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा, उसके साथ ही यह मामला जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, आपको एक बार लगेगा कि भाई हीरोइन सीजर तो एक ड्रग का मामला है पूरा, तो वो कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के साथ जुड़ा हुआ है। तो यही चीज आज हमें स्पष्ट करनी है इस मुद्दे के तहत। तो आपको फिलहाल अभी यही याद रखना है। यहाँ ऊपर आपको प्रतीकात्मक तस्वीर भी दी गई है कि कैसे मुंद्रा पोर्ट जो है वो आज भारत का एक हेवी ट्रैफिक वाला पोर्ट होता जा रहा है। आगे के समय में इस पर ट्रैफिक और बढ़ने वाला है। तो वहाँ से हेरोइन नामक एक जो है टॉक्सिक सब्सटेंस की जब्ती की गई है। ठीक है, तो ये इसकी प्रतीकात्मक इमेज है। और यह सारा मुद्दा आज सरकार जो जोर लगा रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को अपडेट करने के लिए कंपनियों के जो है द्वारा, उसके साथ जुड़ा हुआ है। यही आज इस मुद्दे में देखना है, चर्चा में देखना है। दूसरा मुद्दा कहता है कि करंटली डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इज इन्वेस्टिगेटिंग द एंटायर प्रोब। यस, बिकॉज शुरुआत में जो है सरकारी एजेंसियों को लगा कि यह एक प्रकार का स्मगलिंग का मामला है, इसमें कोई लीगल जो है चीज़ें नहीं है, मात्र और मात्र चीज वस्तुओं को स्मगल करके ले जा रहा है। यानी कि कस्टम जो है उसको इवेड करके जो है भारत में इस पर्टिकुलर चीज़ को घुसाने की कोशिश की जा रही है। मगर जैसे जैसे इस पर्टिकुलर मुद्दे में हमारी जो अथॉरिटीज़ है, हमारी जो एजेंसियां हैं, वो जैसे जैसे अंदर उतरी तो वैसे वैसे यह बातें सामने आने लगी कि भाई यह तो एक कॉन्ट्राबैंड है, यह तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, और या तो एक नार्कोटिक सब्सटेंस है, और यह मुद्दा जो है वो स्मगलिंग का नहीं है मगर एक प्रकार से इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का है। तो यहाँ अब आज की बात करें तो डीआरआई जो है वो इस पूरे मामले के ऊपर अपनी जांच कर रही है। प्लस आज ही कोर्ट का एक ऑर्डर आया, अदालत के द्वारा भी डीआरआई को एक दिशा निर्देश दिया गया कि भाई आपको देखना है कि अगर मुंद्रा पोर्ट का कोई इसमें रोल है या नहीं। ठीक है, और ये भी देखना है कि इस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट से मुंद्रा पोर्ट को किसी भी किस्म का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो भी आज कोर्ट के दिशा निर्देश डीआरआई को मिल गए हैं। तो अब डीआरआई उस दिशा में भी आगे बढ़ सकता है। तो फिलहाल डीआरआई इस पर्टिकुलर मामले की जांच कर रहा है। ये बात रही यहाँ समाचार में क्यों है। अब अबाउट मीडिया रिपोर्ट देखना है। कई सारी माहितियाँ इस मीडिया रिपोर्ट्स में छपी होती हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि जो समाचार पत्र होते हैं उनकी ताकत बहुत ही अच्छी होती है, और काफ़ी सारी माहितियाँ, काफ़ी जो सूक्ष्म माहितियाँ इसमें बहुत ही हमें आसानी से मिल जाती है। तो कुछ ऐसी ही यहाँ महत्वपूर्ण माहितियाँ हैं जो कि हमें परीक्षा में उपयोगी हो सके, हमारी सामान्य समझ को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए भी हमें उपयोगी सभी। तो ऐसी माहितियाँ हमें यहाँ अब देखनी है मीडिया रिपोर्ट के तहत, जिनमें सबसे प्रथम मुद्दा है अर्लियर दिस ईयर DGFT amended IC rules to require all firms engaged in import export to update the details every year. Yes, जैसे मैंने आपको शुरुआत में जिक्र किया कि इस साल के शुरू में ही DGFT के द्वारा एक ऐसा सर्कुलर जो है वो जो है घोषित किया गया था, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो कंपनियां, जो पीढ़ियां, यानी कि फर्म्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ जुड़ी हुई है, भारत में है, भारतीय फर्म है और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ जुड़ी हुई है, तो उन्हें अपनी कंपनी की जो माहिती है, कंपनी, उसका स्थान, उनके डायरेक्टर्स, उनके प्रमोटर्स, उनकी माहितियाँ प्रतिवर्ष अपडेट करनी होगी, प्रतिवर्ष बिटवीन द पीरियड ऑफ अप्रैल टू जून। ठीक है, तो ये एक अपने आप में एक अच्छा कदम है, क्योंकि यहाँ अब क्या होगा कि जिन पीढ़ियों का, जिन फर्म्स का आईईसी अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, तो उनके द्वारा अब किसी भी किस्म का आयात और निर्यात भारत में से नहीं हो सकता। तो ये प्रथम मुद्दा। दूसरे मुद्दे में कहा गया है कि गवर्नमेंट इज सेट टू स्टार्ट डीएक्टिवेटिंग आईसी फर्म्स ऑफ
IEC of the firms, I'm sorry, that they have not given updated information to government stating October 6. Yes, गवर्नमेंट अब पूरी तरह से तैयार है ऐसी कंपनियों के आईसीज रद्द करने के लिए जिन्होंने अद्यतन जानकारी सरकार के साथ साझा नहीं की है, ठीक है, अक्टूबर 6 तक। तो ये अब सरकार ने एक प्रकार की डेडलाइन, एक प्रकार की समय सीमा यहाँ निश्चित कर दी है। और जिन जिन कंपनियों के द्वारा अपने आईईसी अपडेट नहीं किए गए, ठीक है, वे अब उनका जो आईईसी कोड्स है उनको डीएक्टिव सरकार कर देगी। अब उस आईईसी कोड के ऊपर किसी भी किस्म का आयात या किसी भी किस्म का निर्यात कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा कदम यहाँ सरकार उठाने के लिए अब तैयार हो चुकी है। Although this year DGFT has extended timeline for the firms to update information till August. Yes, हालांकि इस साल कुछ लिबरल जो है रुख डीजीएफटी के द्वारा अपनाया गया है और यह समय सीमा जो यहाँ तय की गई थी उसे कुछ जो है रूप में एक्सटेंड कर दिया गया है, ताकि जो कंपनीज है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के साथ जुड़ी हुई है उनके द्वारा जो जेन्युइन है और जो जुड़ी हुई है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कि आयात निर्यात के साथ, उनके द्वारा यह अपनी आईईसी अपडेट कर पाए। फिर उसके बाद देखें तो आईईसी ग्रांटेड बाय डीजीएफटी इज मैंडेटरी फॉर एनी फर्म एंगेजिंग इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट। यस, इसका पूरा नाम जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, मगर संक्षिप्त में इसे आईईसी कहते हैं, विच इज ग्रांटेड बाय डीजीएफटी यानी कि विदेश व्यापार महानिर्देशालय, इज मैंडेटरी, अनिवार्य है कोई भी फर्म के लिए जो आयात या निर्यात के साथ किसी भी रूप में जुड़ी हुई हो। अगर आईईसी कोड नहीं होगा किसी भी फर्म के पास तो a firm cannot import and cannot export as well। ठीक है, ये फंक्शन जो है वो नहीं किया जा सकता अगर आईईसी ना हो तो ये बात रही यहां यह बिंदु की। अब उसके आगे देखें तो अपडेट to IEC code move of government is connected to heroin seizure at a Mundra port. Let's understand how. Yes, ये प्रश्न आज का नायक प्रश्न है इस संपूर्ण चर्चा का, और इसमें हमें समझने का प्रयास किया गया कि कैसे सरकार का यह कदम जो है वो कैसे मुंद्रा में यह हेरोइन जो पकड़ा गया उसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ हमें समझना है। आइए समझते हैं। सबसे प्रथम, हेरोइन कंसाइनमेंट सीज्ड बाय DRI इन is consignment classified as semi processed talc stone यानी कि कॉमन सिलिकेट मिनरल, ठीक है, जिसे शंख जीरू भी कहते हैं, जो एक किस्म का एक जो है पाउडर होता है व्हाइट कलर का, विदाउट एनी टाइप ऑफ स्मेल, विदाउट एनी टाइप ऑफ एनी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी, एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसी के नाम के ऊपर या उसी के नाम के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया था और इसे भारत में जो है प्रकार से घुसाने की यह योजना थी। कंसाइनमेंट वाज इंपोर्टेड बाय आसी ट्रेडिंग कंपनी। यस, आसी ट्रेडिंग कंपनी जो है, जो भारत की कंपनी है, भारत के विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश स्थित कंपनी है, और इस कंपनी के द्वारा यह जो पूरा माल है वो आयात करवाया जा रहा था, इंपोर्टर। आसी ट्रेडिंग कंपनी हैड also imported same classified consignment as semi processed talc stone in June this year। yes, इसी साल जून महीने में भी इसी कंपनी ने यानी कि आसी ट्रेडिंग कंपनी ने ही यही प्रोडक्ट सेमी प्रोसेस्ड टेल्क स्टोन का एक कंसाइनमेंट आयात किया था। तो ये भी एक अपने आप में रेजिंग आईब्रो वाली बात हो गई। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि जून में भी कुछ प्रकार का ऐसा ही कॉन्ट्राबैंड उन्होंने सफलतापूर्वक रूप से भारत में घुसा दिया होगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट सोर्सेज सेड दे इमीडिएटली डिड नॉट हैव डिटेल्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल देम। यस, गवर्नमेंट के जो सूत्र है उनके द्वारा कहा गया कि भाई आपातकालीन रूप से या तत्कालीन रूप से उनके पास कंपनी के बारे में किसी भी किस्म की जानकारी उनको नहीं है, उनके पास कोई जो है एक प्रकार की आप कह सकते हैं कि कोई क्लू नहीं है। उसके बाद हाउएवर कंपनी रिकॉर्ड्स वर नॉट अवेलेबल विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज ऑन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आमतौर पर जो कंपनियां होती है उनका पूरा जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट के ऊपर रजिस्टर के पास वहाँ होता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कंपनी की माहिती अगर जानना चाहे तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट को विजिट करके वहाँ से वो माहिती निकाल सकता है। मगर यहाँ दिक्कत ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रजिस्टर के पास भी आसी ट्रेडिंग कंपनी नामक कोई कंपनी के
कंपनी के जो है संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं है या उनके पास उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ ये भी एक तर्क है कि हो सकता है कि यह एक सोल प्रोप्राइटर जो है कंपनी हो, और सोल प्रोप्राइटर कंपनी होने की काफ़ी ज़्यादा शक्यता है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो ऐसी कंपनियों की जानकारी प्रकाशित नहीं करता है। वो मात्र और मात्र जो कंपनी होती है उनकी ही जानकारी प्रकाशित करता है, नहीं कि एकमात्र स्वामित्व वाली यानी कि सोल प्रोप्राइटर या एनी टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की। तो ये भी एक तर्क है। कंपनी could however be registered as a sole proprietorship as MCA does not publish details of such companies, जिसका जिक्र मैंने किया। एकमात्र स्वामित्व वाली कंपनी, एकमात्र स्वामित्व, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। तो हो सकता है कि ऐसी ट्रेंडिंग कंपनी एक सोल प्रोप्राइटर हो और इसीलिए उसकी जानकारी वेबसाइट के ऊपर आज हमें नहीं प्राप्त है, नहीं मिल रही है। उसके पश्चात देखें तो अकॉर्डिंग टू वन गवर्नमेंट ऑफिशियल दे डू नॉट हैव देयर ईमेल्स और फोन नंबर्स, दे हैव गॉट आईसी ऑफ फर्म 20 इयर्स बैक। यस, एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि भाई उनके पास कंपनी के संबंधी कोई ईमेल्स नहीं है, उनके डायरेक्टर्स, उनके प्रमोटर्स के कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, यानी कि मोबाइल नंबर नहीं है, और इस कंपनी को आईसी 20 वर्ष पहले मिला था। ठीक है, तो 20 वर्ष के पहले जो उन्होंने जो है कागजात जो है वहाँ पब्लिश किए होंगे, हो सकता है उसमें उसके बाद आज काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हो, एड्रेस के साथ काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हो, मगर आज दिन तक डीजीएफटी ने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया था कि प्रति वर्ष, प्रति 3 वर्ष, प्रति 5 वर्ष जानकारी को अपडेट करें। अब वो नियम जो है वो लागू हो गया है इस साल के शुरू से ही। तो ये अपने आप में एक प्रकार से महत्वपूर्ण है। अगर ये नियम होता पहले से तो हो सकता है कि ऐसी ट्रेडिंग कंपनी के बारे में जो जानकारियां हैं वो अपडेटेड हो, सरकारी सूत्रों के पास उनके बारे में जो है फुल प्रूफ माहिती हो, फुल प्रूफ अपडेटेड माहिती हो, नवीनतम माहिती हो। मगर ड्यू टू द लूपहोल इन एडमिनिस्ट्रेशन यह बात जो है वो यहाँ आज शक्य नहीं बन पा रही है, और ऐसी ट्रेडिंग कंपनी नाम के कोई ऐसी ट्रेडिंग कंपनी के कोई जिम्मेदार व्यक्ति भी जो है आज डीआरआई या अन्य एजेंसियों के शकंजे में या उनकी पकड़ में नहीं आ रहा है, ऐसा कहना यहाँ हम वाजिबी समझेंगे। फिर उसके बाद देखें तो मूव ऑफ गवर्नमेंट टू डीएक्टिवेट आईईसीज ऑफ अनअपडेटेड फर्म्स एम्ड एट क्लीनिंग आउट सच फर्म्स लाइक ऐसी ट्रेडिंग कंपनी। यस, अब सरकार का जो यह मूव है आईईसी को डीएक्टिवेट करना इन फर्म्स का जिन्होंने अपना जो है अपडेशन या अपनी अपडेटेड माहितियाँ, अद्यतन माहितियाँ सरकार के साथ साझा ना करवाई हो। तो ऐसी ट्रेडिंग कंपनीज वाली हजारों कंपनियां जो है वो अपने आप में डीएक्टिव हो जाएगी, अपने नाम पर कोई भी किस्म का व्यवहार नहीं कर पाएगी आयात या निर्यात के संबंध में। रिमूवल ऑफ सच आईईसीज वुड बी द पार्ट ऑफ द क्लीन अप एफर्ट बाय द गवर्नमेंट। यस, और एसईपीडी के जो गैर अद्यतन है, अनअपडेटेड है, उनकी आईसीज को डीएक्टिवेट करना मतलब कि सरकार की एक सफाई योजना। ठीक है, तो यह बात है, और इसलिए यह पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो हेरोइन सीजर के साथ जुड़ा हुआ है। भले ही ड्रग का मामला है, मगर फिर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नीति के ऊपर भी अपने आप में यह प्रभाव डाल रहा है। यह प्रभाव हमने देखा। उसके बाद देखें तो इन फर्स्ट फेज ऑफ अनअपडेटेड IEC's deactivation, DGFT is set to deactivate IECs of the firms that have not updated information with government since 2005, यानी कि 2005। पहले चरण में DGFT अब यह IECs को डीएक्टिवेट करने का काम शुरू कर रही है गैर अद्यतन पीढ़ियों का, गैर अद्यतन फर्म्स के। तो यहाँ कहा गया है कि पहले चरण में उन कंपनियों के IECs को डीएक्टिवेट किया जाएगा जिन्होंने अपनी अद्यतन माहितियाँ सरकार के साथ 2005 से सरकार के साथ साझा ना की हो। ठीक है, तो उन फर्म्स को अब डीजीएफटी जो है वो आइडेंटिफाई करेगा, फिर उनकी आईईसी जो है उसको डीएक्टिवेट करने की जो कार्यविधि है वो शुरू करेगा। तो ये बात रही यहाँ कुल मिलाकर मीडिया रिपोर्ट की। अब उसके बाद का जो बिंदु है वो कहता है कि अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कि कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय अपने आप में महत्वपूर्ण है। 2003 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, और तब पश्चात आज दिन तक यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण
आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंत्रालय बन गया है, क्योंकि ये एक प्रकार से इंडस्ट्रीज जो होती है उनके बारे में जो ये ध्यान रखता है। साथ ही में काफ़ी सारे अधिनियमों का जो अनुपालन है वो भी सुनिश्चित करता है। तो देखेंगे इसका क्या महत्व है। देखिए, सबसे प्रथम मिनिस्ट्री was formed in the year 2003 through a resolution. Further, it was notified dated 21st July 2015 in accordance with the subsection 1 of section 211 of the Companies Act 2013. Yes, तो पहले तो यह एक संकल्प के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी पूरे मंत्रालय की, मगर आगे चलकर इसे एक स्टैट्यूटरी यानी कि एक वैधानिक रूप दिया गया, और वो वैधानिक रूप कंपनीज एक्ट की 211वीं धारा के अनुसार दिया गया। 211वीं धारा की सब क्लोज एक्ट के मुताबिक उसे एक प्रकार का वैधानिक रूप दिया गया। तो आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखें तो वो मंत्रालय का जो स्वरूप है वो वैधानिक है, यानी कि एक प्रकार से स्टैट्यूटरी है। फिर उसके बाद देखें तो मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइज एंड इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। यस, भारत में उद्योग और सेवा क्षेत्र उसका जो रेगुलेशन है वो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऊपर है। उसकी देखभाल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को करनी है। तो अपने आप में इकोनॉमी की दृष्टि से देखें तो महत्वपूर्ण है, आर्थिक या वित्तीय दृष्टि से। उसके पश्चात यहाँ एक सूची है हमारे सामने, जो सूची मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा जो जो अधिनियमों का अनुपालन किया जा रहा है उनके बारे में है। ठीक है, दिस आर द नंबर ऑफ एक्ट्स विच आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच एक्ट्स इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखिए, द फर्स्ट वन इज कंपनीज एक्ट 2013, फिर उसके बाद कंपनीज एक्ट 1956, फिर उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 यानी कि दिवाला और दिवालियापन कानून 2016, फिर उसके बाद कंपटीशन एक्ट, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, द कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स एक्ट 1959, कंपनीज डोनेशन टू नेशनल फंड एक्ट 1951, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2006 एंड द लास्ट वन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि LLP एक्ट 2008. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ द एक्ट्स विच आर बीइंग एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। देखिए, यह सारी चीज़ों को याद रखना, रट्टा मारना अनिवार्य नहीं है, मगर एक आइडिया हमें होना चाहिए। हमें इन चीज़ों को इस तरह याद रखना है कि अगर ऐसा पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम का जो है एक प्रकार से प्रशासन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा नहीं किया जाता, और वहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो उतना हमें याद रखना है यह चीज़ें कि वो चारों ऑप्शन को हम लोग पहचान सके कि यह सूची में वो 4 में से 3 है और 1 नहीं है। ठीक है, उतना हमें यह सारी चीज़ों को याद रखना है। एब्सोल्युटली इसको मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, एब्सोल्युटली इसका रट्टा मारना ज़रूरी नहीं है, मगर मैंने आपको जो ट्रिक दी कि रेफरेंस में एक प्रकार का रेफरेंस, एक प्रकार का आइडिया जो है वो हमारे दिमाग में होना अनिवार्य है, तब जाके हम लोग संधि सेवा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके सवाल, उनके जवाब जो है वो देने योग्य बने। अब उसके बाद देखें तो कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ जुड़ी हुई है, और हमें वो देखना है। स्वायत्त संस्थाएं है जो कि यह मंत्रालय के साथ जुड़ी हुई है, जिनमें सबसे प्रथम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, फिर उसके बाद ICAI, फिर उसके बाद ICSI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स ऑफ इंडिया जिसे ICMA कहते हैं, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ वैल्यूअर्स एंड ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी कि अखिल भारतीय प्रबंधन संस्था या एक प्रकार से एसोसिएशन कह लीजिए। ठीक है, तो दिस आर द ऑटोनोमस बॉडीज विच आर एसोसिएटेड विथ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब कुछ ऐसी वैधानिक संस्थाएं देखनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ जुड़ी हुई है। देखिए, ये सारी ऑटोनोमस थी। ठीक है, अब ये जो संस्था है ये वैधानिक है, किसी न किसी अधिनियम से इस संस्थाओं का निर्माण हुआ है। सबसे प्रथम इनमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया,
नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT जिसे कहते हैं, फिर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT जिसे कहते हैं, फिर उसके बाद इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विच इज CCI। ठीक है, तो यह सारे ऐसी जो है संस्था है जो कि स्टैट्यूटरी है, वैधानिक है, किसी भी कानून से इसका निर्माण हुआ है, और ये सारी की सारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की एम्बिट के अंडर फॉल करती है, यानी कि इनके तहत काम करती है, यह मंत्रालय के तहत। तो ये कुछ सारी चीज़ें थी जो कि हमें यहाँ आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के बारे में देखनी थी। अब DGFT के बारे में देखेंगे। DGFT के बारे में कुछ बिंदुओं के तहत हम लोग इसका परिचय लेंगे और एक इसके कार्य के बारे में एक विहंगावलोकन लेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे, देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यस, DGFT फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। इट इज अ चीफ बॉडी दैट एडमिनिस्ट्रेट्स लॉ रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। यस, यह एक ऐसी प्रमुख संस्था है जो कि भारत में विदेशी व्यापार संबंधी एवं विदेशी निवेश संबंधी जो कानून है उनका अनुकरण, उनका अमलीकरण यहाँ इनके द्वारा किया जाता है। DGFT इम्प्लीमेंट्स FTP और EXIM पॉलिसी ऑफ इंडिया। FTP यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एवं जो EXIM है उसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी कहते हैं। तो ये दोनों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। उसके बाद DGFT प्रमोट्स एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। यस, DGFT का यह एक प्रमुख काम है कि वो भारत से जो निर्यात है, ठीक है, उसको एक प्रकार से प्रोत्साहन दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन रेवेन्यू है वो यहाँ भारत में आए, और भारत का जो पुल है, फॉरेन रिजर्व पुल या बैलेंस ऑफ पेमेंट के लीजिए, ये अपने आप में उसकी स्थिति में सुधार हो। तो इसीलिए DGFT का एक प्रमुख काम है कि वो निर्यात को अपने आप में प्रोत्साहन देता है। फिर DGFT अटैच्ड बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यस, इट इज अटैच्ड बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत DGFT काम करता है, और ये एक संघ सरकार की एक जो है संघ सरकार का एक मंत्रालय कह सकते हैं। Then after DGFT formed in the year 1991 when LPG, which means liberalization, privatization and globalization reforms took off. Yes, जब 1991 में, जैसे हमें सबको मालूम है कि भारत की अगर वित्तीय अवस्था की बात करें तो 1991 में वो सबसे नाजुक थी, ठीक है, और इसी वित्तीय अवस्था को मजबूत बनाने के लिए तब हमने वित्तीय सुधार लाए थे, वित्तीय सुधार भारत में इम्प्लीमेंट किए थे, जिनमें लिबरलाइजेशन है सबसे प्रथम, उदारीकरण, फिर बाद में प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और आखिरी में वैश्वीकरण या उसे ग्लोबलाइजेशन या उसे भूमंडलीयकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो उसी समय DGFT का जो है निर्माण किया गया था, क्योंकि अब फॉरेन ट्रेड की ज़रूरत पड़ने वाली थी। अब तक फॉरेन ट्रेड जो था वो मात्र और मात्र जो है पहला तो लिमिटेड था, और दूसरा मात्र और मात्र गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता था। मगर अब यह सारी चीज़ें हम लोग यहाँ लागू कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ रिफॉर्म्स। तो निजी व्यक्तियों के द्वारा विदेश व्यापार होना तय था, उसे मैनेज करने के लिए, उसे एडमिनिस्टर करने के लिए DGFT का निर्माण किया गया था। DGFT ऑल्सो फॉर्मुलेट्स गाइडलाइंस फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स। यस, दिशा निर्देश भी यहाँ DGFT के द्वारा ही तैयार किए जाते हैं, किसी भी आयातकार के लिए, किसी भी निर्यातकार के लिए। ठीक है, तो ये भी एक अपने आप में इसका फंक्शन है। प्रायर टू 1991 रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आई एम सॉरी, DGFT वाज नोन एज अ चीफ कंट्रोलर of imports and exporter. Yes, chief controller prior to 1991, because its function was different too. मात्र नाम में ही भिन्नता नहीं थी, मगर उनके कार्यों में भी भिन्नता थी। वो एक प्रकार से नियंत्रक था, ठीक है, विदेश व्यापार का। मगर अब इस वित्तीय सुधार के समय में, वित्तीय सुधार के बाद भारत में कोई नियंत्रक की भूमिका ही नहीं रही, विदेश व्यापार सबको करने की अनुमति मिल गई। इनफैक्ट अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे तो वो भारत के लिए, राष्ट्र के लिए फ़ायदा होगा, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो गया। तो इसीलिए इसका नाम भी बदलकर DGFT कर दिया गया, इसका कार्य भी बदलकर एक प्रकार से जो पहले कंट्रोलर था वो अब मात्र और मात्र उसको मॉनिटर बना दिया गया, सुपरवाइजर बना दिया गया। सिंस लिबरलाइजेशन द DGFT इज नो लॉन्गर द कंट्रोलर। यस, क्योंकि उदारीकरण के समय में कंट्रोलर की भूमिका
नहीं हो सकती, नियंत्रण ज़रूरी ही नहीं है। तो उसी के पश्चात अब जो CCIE था उसका जो कार्य है वो अब धीरे धीरे समाप्त हो गया। रादर इट इज फैसिलिटेटर इन मैटर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, मगर अब वो एक प्रकार से सहूलियत प्रदान करने वाला व्यक्ति बन गया, जो आज दिन तक, व्यक्ति तो नहीं कह सकता मगर एक प्रकार की संस्था जो आज दिन तक विदेश व्यापार रोकता था, विदेश व्यापार के ऊपर नियंत्रण रखता था, वो अब सहूलियत देने वाला बन गया। वो अब एक प्रकार से फैसिलिटेटर बन गया कि भाई आप आए, विदेश व्यापार कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। DGFT is also licensing authority for export import business in India. Yes, DGFT का एक ये भी फंक्शन है कि वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लाइसेंस इश्यू करती है। यहाँ एक मुद्दा छूट रहा है, महत्वपूर्ण है। There was a policy shift from control prohibition to facilitate promotion of foreign trade. Yes, and it was a major policy shift, क्योंकि यहाँ जो आर्थिक जो सुधार लागू हुए उसने भारत की पूरी आर्थिक स्थिति को ही बदल कर रख दिया। ठीक है, और जहाँ जहाँ नियंत्रण थे उसको हटा दिया गया। जहाँ जहाँ सरकारी हस्तक्षेप होता था उस हस्तक्षेप को लगभग शून्य कर दिया गया। तो उसी के तहत यहाँ इस संस्था की भी जो उसका जो उद्देश्य था उसमें भी कुछ फेरफार आया, और वो फेरफार ये था कि पहले ये कंट्रोल और प्रोहिबिशन का काम करती थी, नियंत्रण और निषेध का। अब वो फैसिलिटेटिंग और प्रमोशन का कार्य करने लगी है। तो ये अपने आप में एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट था। उसके बाद देखें तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जिसका जिक्र हमने किया कि यह लाइसेंस भी प्रदान करती है। DGFT ऑफिस आल्सो ऑफर्स अदर सर्विसेज कम फैसिलिटेशन टू एक्सपोर्टर्स। यस, अदर फैसिलिटी कम सर्विसेज में हम लोग WTO और अन्य जो विदेशी मंच है जिनके द्वारा विश्व के व्यापार का नियंत्रण किया जाता है, उनकी जो कोई फरमाइश है, उनकी जो कोई मांग है, वो यहाँ एक्सपोर्टर और इंपोर्टर तक पहुँचाने में DGFT का बहुत ही अहम रोल है। डायरेक्टरेट इज एडुकेटेड एट न्यू दिल्ली विथ 38 रीजनल ऑफिसेस ऑल ओवर द कंट्री। यस, सबसे प्रथम अगर देखें तो इसका डायरेक्टोरेट पहले तो न्यू दिल्ली में ही है, एंड विथ 38 रीजनल ऑफिसेस ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि 38 प्रादेशिक कचहरियां हैं इस पर्टिकुलर संस्था की, जो कि पूरे भारत में फैली हुई है। तो ये पूरा लेखा जोखा था DGFT के बारे में, यानी कि विदेश व्यापार महानिदेशालय। अब आगे हमें देखना है अबाउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, कि यह संख्या जो है वो कैसी होती है, किस तरीके से जो है, क्या इसकी अनिवार्यता है और क्या इसका कार्य है। देखिए, सबसे प्रथम बिंदु में NIC यानी कि एन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इज अ की बिजनेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। यह एक प्रकार का पहचान नंबर है, पहचान संख्या है, विच इज मैंडेटरी फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, भारत में अगर भारत से आपको एक्सपोर्ट करना है या भारत में आपको इंपोर्ट करना है, दोनों के लिए IEC जो है वो एक ऐसी अनिवार्य संख्या है जो होनी ही चाहिए। ठीक है, देखिए ये इसका इश्यूएंस सर्टिफिकेट है, सरकार के द्वारा यह इश्यू होता है, जैसे हमने देखा DGFT के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत कार्य करता है। यहाँ जो एप्लीकेंट है उनका नाम होता है, फुल नेम, उनका पता होता है, फिर अन्य माहितियाँ होती है जिनको हमने आज सेंसर कर दिया है। ठीक है, यहाँ ओनर का एक फोटोग्राफ होता है, ओनर का नाम होता है, जो फॉर्म है उसका नाम होता है, किन चीज़ों के साथ वे डील करते हैं वो भी माहितियाँ होती हैं, मगर उनको हमने यहाँ सेंसर कर दिया है। हमें मात्र देखना ये है, दिस इज द ओनली थिंग वी हैव टू सी, एंड दैट इज द नंबर। ठीक है, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये जो संख्या आपको दिख रही है, ये नंबर ही अपने आप में महत्वपूर्ण है और यही अनिवार्य है किसी भी किस्म का निर्यात या किसी भी किस्म का आयात करने के लिए। अब यहाँ सरकार ने क्या बताया कि भाई जो फर्म हमारे साथ प्रतिवर्ष अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करेंगी उनका ही नंबर जो है यह एक्टिव रहेगा, अन्यथा हम लोग डीएक्टिवेट कर देंगे। यानी कि अगर एक बार डीएक्टिवेट हो गया तो उसके बाद उस नंबर के ऊपर कोई भी आयात, कोई भी निर्यात नहीं की जा सकती। तो ये नंबर अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब दूसरा बिंदु कहता है कि नो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शैल बी मेड बाय एनी पर्सन विदाउट ऑब्टेनिंग एन IEC अनलेस स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड। यस, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी किस्म की चीज वस्तुओं का आयात या निर्यात नहीं हो सकता इस IEC संख्या के बिना, IEC कोड के बिना।
अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड यानी कि सपोज आप समझ लो कि दूसरी लहर भारत में चल रही थी कोरोना की, लाखों लोग मर रहे थे, और अगर सरकार को किसी भी किस्म की मेडिकल इक्विपमेंट्स की, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी बाहर से, ठीक है, तो ऐसे समय में सरकार जो है वो एक स्पेसिफिक एग्जेम्पशन जारी कर देगी कि भाई फिलहाल इसके लिए आईएसए की ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को मात्रा और मात्रा इंपोर्ट कीजिए हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसे जो स्पेशल केस में, ऐसी विशेष परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति आईएसए के बगैर चीज वस्तुओं को आयात निर्यात कर सकता है, मगर कहने का तात्पर्य यह है कि मात्र और मात्र ऐसी आपातकालीन परिस्थिति में। यह रहा दूसरा मुद्दा। तीसरे मुद्दे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इज इश्यूड बाय डीजीएफटी। यस, ये बात महत्वपूर्ण है, प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछी जा सकती है कि भाई इसका जो है इसका आवंटन जो है वो किस एजेंसी के द्वारा होता है। जैसे आधार जो है वो यूआईडीएआई के द्वारा दी जाती है, पैन कार्ड जो है वो इनकम टैक्स के द्वारा दिया जाता है, वैसे आईसी जो है वो डीजीएफटी के द्वारा दिया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत कार्य करता है। ये बात रही यहाँ आज इस प्रथम मुद्दे की। अब यहाँ प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मगर हमारे पास एक मॉडल मेंस का क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। प्रोवाइड इंट्रोडक्शन टू डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन योर ओन वर्ड्स। यस, तो आपके शब्दों में डीजीएफटी का वर्णन करना है। डीजीएफटी के बारे में जो कोई जानकारी आपको प्राप्त हुई इस पर्टिकुलर लेक्चर को देख के, वो आपके हाथ से जो है एक प्लेन पेज के ऊपर आप लिखिए, ठीक है, और देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रही, कौन कौन सी चीज़ें छूट रही है, तो आपकी मेंस अंडर राइटिंग जो प्रैक्टिस है वो भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बात रही यहाँ दूसरे मुद्दे की, उसे संबंधी मॉडल मेंस क्वेश्चन की। अब दूसरा मुद्दा आज का, जो कि अपना अपना मिड डे मील रिवेम्ड एज वेल के बारे में है। मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन योजना, लगभग हम सारे लोग जानते हैं कि सरकार की यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि बच्चों को यानी कि बच्चे यानी कि सरकारी एवं अर्ध सरकारी शालाओं के बच्चों को भोजन देने की है, जो है कुक्ड मील देने की है। कुक्ड भोजन यानी कि एक प्रकार से संपूर्ण भोजन, फिनिश्ड आप कह सकते हैं कि लंच, ठीक है। और ये बच्चों को देने के लिए है, क्योंकि भारत अपना एक ऐसा देश है जहां विश्व के सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे रहते हैं। इसके साथ भारत में गरीबी भी इतनी है, भारत में बेरोजगारी भी इतनी है, भारत की जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत ही कम है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को अपने आप में रिपेयर करने के लिए, मालनरिशमेंट को कम करने के लिए, लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, पॉवर्टी एवं अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, यानी कि शिक्षा प्रदान करने के लिए, यह कदम जो है वो सरकार के द्वारा वर्ष 1995 में उठाया गया था, यानी कि 1995 में। आज इसी स्कीम का जो व्याप है वो बढ़ाया, जो कवरेज है वो बढ़ाया, यानी कि उसको बड़ी की, उसको रिवैम्प किया, एनहांस किया, साथ ही में इसका नामकरण भी किया, इसके नाम में भी बदलाव किया। देखेंगे पूरा इस मुद्दा। अब 4 बिंदुओं में इस पूरे मुद्दे को देखना। सबसे प्रथम समाचार में क्यों है, फिर बाद में मीडिया रिपोर्ट के बारे में देखेंगे, फिर नई घोषित पीएम पोषण योजना जो है, नई घोषित यानी कि जिसका नाम मध्याह्न भोजन से बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया, उसके बारे में देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि यह योजना क्या है, किन के लिए है और कैसे कार्य करेगी। और आखिरी में हम लोग 2 स्कीम, जो कि एक तो पुरानी वाली मिड डे मील स्कीम और एक नई जो कि पीएम पोषण स्कीम, उनका एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। यहाँ दोनों के बीच में तुलना करेंगे कैसे भिन्न है। रही बात इसके कवर की, तो आप कवर में देख सकते हैं कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया, कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा इसका निर्णय लिया गया, या इसको एक प्रकार से बहाली दे दी गई, मंजूरी दे दी गई, जो कि कहता है कि पीएम पोषण शक्ति निर्माण, इसका पूरा नाम है पीएम पोषण शक्ति निर्माण फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनमें नेशनल स्कीम फॉर मिड डे मील्स इन स्कूल रीनेम्ड एज नेशनल स्कीम फॉर पीएम पोषण इन स्कूल्स, ठीक है। इसका नाम फिर बदल कर दिया गया, जो आज दिन तक कुल 11.20 लाख शालाओं में, चाहे सरकारी हो चाहे अर्ध सरकारी हो, उनमें जो 11.80 करोड़ बच्चों को लाभ मिलता था, उसमें अब 24 करोड़ बच्चे और जुड़ जाएंगे। 24 lakhs, नॉट करोड़, आई एम सॉरी, उसमें 24 लाख
बच्चे और जुड़ जाएंगे और उनको भी अब मध्याह्न भोजन का लाभ मिलेगा, क्योंकि ये जो 24 लाख नए जुड़ने वाले हैं ये सारे के सारे प्री प्राइमरी है, यानी कि शिशु मंदिर के बच्चे हैं, बाल वाटिका के बच्चे हैं, जो आज दिन तक इस स्कीम के तहत नहीं थे। उनको मध्याह्न भोजन के तहत लाभ नहीं मिलता था, मगर अब पीएम पोषण के द्वारा इन बच्चों को भी लाभ मिलेगा। तो अब कुल 11.80 करोड़ प्लस दूसरे 24 से 25 लाख बच्चे होंगे जिन सारों को अब खाना प्राप्त हो सकेगा। एसोसिएट सब्जेक्ट की बात करें तो 2 मुख्य सब्जेक्ट, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3। जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, जिसमें गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम है। उसमें ही दूसरा मुद्दा है इश्यूज रिलेटिंग टू हंगर। यस, तो ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जीएस पेपर 3 में इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज, नेमली हेल्थ। सोशल सेक्टर सर्विस में कई सारी है, एजुकेशन है, ये है, वो है, मगर इसमें यहाँ स्वास्थ्य की बात की गई है। क्योंकि स्वास्थ्य की बात यहाँ क्यों कही गई है, क्योंकि अपने आप में मिड डे मील जो स्कीम है उसका एक उद्देश्य ये था कि बच्चों में से कुपोषण को खत्म करना। और बच्चों में से कुपोषण को खत्म करना यानी कि भारत में से कुपोषण को खत्म करना। तो यहाँ ये स्वास्थ्य संबंधी भी इसका रिलेवेंस है। तो ये बात रही यहाँ इसके एजेंडा की। अब शुरू करेंगे मूल बात वाई न्यूज से। देखिए 2 बिंदु जैसे आपको दृश्यमान है, नए हमारे शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम का यूनियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड रीनेमिंग एंड रिवैम्पिंग करंट मिड डे मील स्कीम एज पीएम पोषण शक्ति निर्माण और पीएम पोषण। यस, इसका पूरा नाम पीएम पोषण शक्ति निर्माण है, शक्ति निर्माण, और इसे संक्षिप्त में मात्र और मात्र पीएम पोषण से भी हम लोग जान सकते हैं। टेकिंग 24 लाख स्टूडेंट रिसीविंग प्री प्राइमरी एजुकेशन अंडर इट्स एम्बिट। यस, प्री प्राइमरी एजुकेशन या प्री स्कूलर कह लीजिए, शिशु मंदिर के कह लीजिए, बाल वाटिका के कह लीजिए, बाल विहार के कह लीजिए, अब इन बच्चों को भी मध्याह्न भोजन का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो 2 फेरफार यहाँ हुए हैं। एक तो स्कीम का नाम बदला है, दूसरा स्कीम का जो एम्बिट है वो थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, या थोड़ा उसका जो व्याप है, उसका जो विस्तार है वो थोड़ा बड़ा है। तो 2 यहाँ पर्टिकुलर चेंजेस हमें दिख रहे हैं। ये प्रथम मुद्दा रहा। दूसरे मुद्दे में कहा गया है कि प्री प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस विल बी प्रोवाइडेड मिड डे मील अंडर रीनेम्ड पोषण स्कीम फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। यस, इनको पीएम पोषण के तहत ले तो लिया गया, मगर इस योजना का लागू होना अगले वर्ष से है। ठीक है, तो ये 2 प्रथम मुद्दे रहे वाई न्यूज़ के समाचार में क्यों है। अब ऐसे ही मीडिया रिपोर्ट देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हमें यहाँ मीडिया रिपोर्ट से भी जानने मिल सकती है, एक एक करके देखेंगे। सबसे प्रथम, अनाउंसमेंट फ्रॉम यूनियन इज ए मेजर पॉलिटिकल पुश पाइवोटेड अराउंड चाइल्ड न्यूट्रिशन। यस, केंद्र के द्वारा या संघ के द्वारा यह जो घोषणा की गई, यह एक प्रकार से सुदृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का कारण है, और इस राजनीतिक इच्छा शक्ति से बच्चों में जो पोषण के स्तर है उनको बढ़ाने की बात की गई है। तो अपने आप में यह सराहनीय कदम है केंद्र सरकार का। दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, यानी कि सरकारी शालाएं एवं अर्ध सरकारी शालाएं विल बी कवर्ड अंडर द स्कीम। ठीक है, इन बच्चों को लाभ मिलेगा जो कि सरकारी शाला में पढ़ते हैं। अर्ध सरकारी यानी कि जो शालाएं सरकार से ग्रांट लेती है उनके ऊपर भी यह योजना है वो लागू होंगी। उसके बाद करंटली अंडर मिड डे मील स्कीम हॉट कुक्ड फूड इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 to 8। तो मध्याह्न भोजन योजना के तहत आज बच्चों को गर्मा गर्म पका हुआ खाना मिलता है। ठीक है, पका हुआ खाना उनको पिरोसा जाता है टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 8, यानी कि 1 से 8 की कक्षा के बच्चों को इस पर्टिकुलर योजना के तहत खाना मिलता है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय पीएम मोदी अप्रूव्ड स्कीम। यस, ये भी प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ जो व्यू का प्रश्न हो सकता है। पीएम पोषण योजना नई घोषित हुई, जिसका नाम बदला, जिसकी एम्बिट जो है वो भी बढ़ा दी गई, वो सारी बातें जो है वो वास्तविकता है, मगर इसके ऊपर निर्णय, इसको बहाली किसने दी, तो वो जवाब यहाँ है, इसको कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है, उनके द्वारा इस पर्टिकुलर योजना को बहाली दी गई। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर उसके बाद देखें तो न्यूली अनाउंस्ड स्कीम विल प्रोवाइड अ न्यू शेप टू द पॉलिसी
टू एनहेंस द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। यस, यह जो नई घोषित योजना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि सरकार जिस तरीके से आज प्रयत्नशील है, जिस तरीके से आज कोशिश कर रही है कि बच्चों में जो पोषण का स्तर है उसे बढ़ाया जाए, तो वो सरकार की कोशिश में यह पर्टिकुलर योजना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जो है हितकारी साबित हो सकती है, बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो ये यहाँ न्यूट्रिशन लेवल सुधारने की बात है, जो पोषण तत्वों के स्तर है उनको बढ़ाने की बात है। फिर उसके बाद देखें तो करंटली प्री चिल्ड्रन आर कवर्ड अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसे ICDS कहते हैं, जो है 1985 में लागू हुई थी। ठीक है, तो इसके तहत आज प्री प्राइमरी चिल्ड्रंस को जो है कुछ प्रकार के बेनिफिट्स मिलते हैं, मगर इसमें कहीं मध्याह्न भोजन का उल्लेख नहीं है, कहीं मिड डे मील का उल्लेख नहीं है। अब वो उनको मिलना पात्र है, अब उनको वो एंटाइटल्ड है। Center will bear rupees 54,061 crores of the total estimated cost of rupees 1.3 lakh crore, with the state paying rupees 31,733 crores. Yes, so this is the whole estimate of this particular scheme, और उसमें शेयर है जिसमें सेंटर 54,000 करोड़ रुपीस देगा, वहीं राज्य जो है वो 31,000 करोड़ रुपीस देंगे। साथ ही में अन्य जो 45,000 करोड़ रुपीस है विल बी रिलीज्ड बाय सेंटर एज द सब्सिडीज। ठीक है, वो सब्सिडीज के रूप में दिए जाएंगे, नकद पैसे यहाँ सेंटर के द्वारा 54,000 करोड़ रुपीस खर्चे जाएंगे, और साइमल्टेनियसली स्टेट के द्वारा 31,000। पेमेंट अंडर स्कीम विल बी डायरेक्टली पेड टू द स्कूल बाय DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यस, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटरमीडिएट्स को खत्म करेगा। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के सहारे जो लाभार्थी है, जो वास्तविक लाभार्थी है, उन तक सीधा लाभ पहुंचेगा। तो होगा ये कि सरकारी तिजोरी से, गवर्नमेंट ट्रेजरी से सीधा का सीधा जो पैसा है वो यहाँ पड़े जो है स्कूल के खजाने में पड़ेगा, स्कूल वाया DBT। सो दिस विल प्रिवेंट लीकेजेस, दिस विल ग्रेजुअली डिक्रीज द लेवल्स ऑफ करप्शन। ठीक है, जो आज यहाँ लांच रिश्वत का जो स्तर है भारत में, उसको कम करने में भी यह हमें सहायता प्रदान करेगा। इट विल रिजल्ट इन प्रिवेंटिंग लीकेजेस एंड ब्रिंगिंग मोर ट्रांसपेरेंसी। यस, ज़्यादा पारदर्शिता आएगी और अपने आप में जो करप्शन है वो कम होता चला जाएगा। अनाउंस्ड मूव ऑफ गवर्नमेंट इज इन इटसेल्फ द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यस, जैसे हमें मालूम है NEP 2020 में घोषित की गई, अपने आप में सरकार के द्वारा यहाँ पूरे शिक्षण तंत्र को, पूरी शिक्षण व्यवस्था को बदलने की बात की गई। तो यहाँ कहा गया है कि सरकार का जो यह कदम है कि इन बच्चों को यहाँ मिड डे मील के तहत उनको लाभ मिलना चाहिए, ये कदम अपने आप में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अनुशंसा है। देखिए उनकी क्या अनुशंसा है। सबसे प्रथम, रिकमेंडेड फॉर्मेशन ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन। यस, फॉर्मलाइजेशन, आई एम सॉरी, या फॉर्मलाइजिंग प्री स्कूल एजुकेशन। तो ये कदम तो यहाँ सिद्ध हो गया। प्री स्कूल को अब एक जो है एक शिक्षण शाला के नाम पर ही जाना जाएगा और ऐसा ही माना जाएगा, उसको सारे बेनिफिट्स भी अवेल किए जाएंगे। तो यहाँ ये इनको बेनिफिट्स अब अवेल किए गए मिड डे मील के, इन बच्चों को, शिशु मंदिर के बच्चों को, आई मीन। दूसरा है, इट ऑल्सो रिकमेंडेड ब्रेकफास्ट इन स्कूल्स। गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी डिसीजन ऑन इट येट। यस, दूसरी रिकमेंडेशन ये आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कि भाई बच्चों को सुबह का नाश्ता भी मिलना चाहिए शालाओं में से। हालांकि सरकार के द्वारा इस अनुशंसा के ऊपर कोई विचार विमर्श अभी नहीं हुआ है, और अगर हो रहा है तो हमें मालूम नहीं है, यानी कि यह चीज़ें जो है वो सार्वजनिक जीवन में नहीं आई है। मगर आज नहीं तो कल अगर भारत में लिटरेसी लेवल को बढ़ाना है, भारत में पॉवर्टी और हंगर के सामने लड़ना है, तो यहाँ हमें बच्चों को ब्रेकफास्ट देना पड़ेगा। अगर भारत में कुपोषण को कम करना है तो यह सारी चीज़ों को अगर हमें वास्तविकता में तब्दील करना है तो यहाँ बच्चों को नाश्ता सुबह देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ठीक है, तो ये सारी बात हुई यहाँ मीडिया रिपोर्ट के बारे में। अब उसके बाद का जो मुद्दा है वो कहता है कि न्यूली अनाउंस्ड और रीनेम्ड PM पोषण। यस, इसे नहीं घोषित भी कर सकते हैं और नाम में परिवर्तन भी जो है किया गया है, सभी कह सकते हैं। इसका पूरा नाम
पीएम पोषण और पीएम पोषण शक्ति निर्माण। ओल्ड नेम वाज मिड डे मील स्कीम। इट वाज इनिशियली अनाउंस्ड फॉर फॉर 5 years। यस, 5 वर्ष के समय के लिए इसकी घोषणा प्राथमिक रूप से की गई है 2021-22 से 2025-26 तक। फिर उसके बाद देखें तो एम्बिट ऑफ मिड डे मील स्कीम is enhanced. More 24 lakh pre-primary children will be covered under the scheme. Yes, the ambit is enhanced. इसे रिवैम्प किया गया है, एक्सटेंड किया गया है, और जो शिशु मंदिर के छात्र है, शिशु मंदिर के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन ऑफ प्री प्राइमरी, दे आर ऑल्सो बीइंग एंटाइटल्ड अंडर दिस पर्टिकुलर न्यूली जो है ऑर्गेनाइज्ड स्कीम। फिर उसके बाद जो टोटल आउटले देखा तो 1.3 लाख करोड़ का है, जो हमने आगे देखा। आवंटन भी देखा, जिनमें से 54,000 सेंटर के द्वारा दिए जाएंगे, 31,000 करोड़ समथिंग विविध राज्यों के द्वारा दिए जाएंगे, और 45,000 की सेंटर के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एलोकेशन है। उसके बाद देखें तो देखिए यह स्कीम का क्या एम है, उद्देश्य। टू राइज न्यूट्रिशनल लेवल इन स्कूल चिल्ड्रन एज इंडिया इज होम टू मैक्सिमम मालनरिश्ड चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। यस, भारत में बच्चों में जो पोषण के स्तर है उनको बढ़ाना, बच्चों में जो कुपोषणता है उनको दूर करना, क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जहां विश्व के सबसे अधिक कुपोषित बच्चे बसते हैं। ठीक है, तो यहाँ भारत की स्थिति में सुधार करना अनिवार्य है, और यह स्थिति में सुधार करने के लिए यह पर्टिकुलर नई योजना जो है वो बहुत ही हमें फायदेमंद साबित हो सकती है। उसके बाद आगे देखें तो हमारे पास एक डेटा है जो कि हमें इंडियन एक्सप्रेस की कटौती से मिला है, जिनमें कहा गया है कि अगले 5 वर्ष के लिए, जिन 5 वर्ष के लिए यह पीएम पोषण की घोषणा हुई है, उनकी लागत का आवंटन है। यहाँ देखिए किस तरीके से हिस्सा जो है वो यहाँ में देखा जा रहा है। 3 जो है कॉलम है हमारे पास, ईयर है, सेंटर शेयर है यानी कि केंद्र का हिस्सा, राज्य का हिस्सा, सारी राशियां जो है वो इंडियन नेशनल रूपी है, और सारी राशियां करोड़ में है। देखेंगे 2021-22 में 10,230 करोड़ सेंटर के, स्टेट के 5,974 करोड़, 2022-23 में 10,706 करोड़ फॉर सेंटर एंड 6,277 करोड़ फॉर स्टेट। साइमल्टेनियसली 10,000 करोड़, 6,000 करोड़, 11,000 करोड़, 6,400, 11,211 करोड़, और यहाँ 6,604 करोड़। ठीक है, तो यह कुछ सांख्यिकी माहितियां हैं जो याद रखनी अनिवार्य नहीं है, मगर एक आइडिया हम यहाँ से ले सकते हैं। फर्दर अगर इसे एनालिसिस करें तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 60-40 का रेशियो जो है वो यहाँ चल रहा है, यानी कि सेंटर का 60% शेयर है एक्सपेंडिचर में, वही राज्य का 40% शेयर है एक्सपेंडिचर में। तो वो सारी चीजें, वो सारे एनालिसिस हमें यहाँ से मिल सकते हैं। अन्यथा अगर हम यह 1 वर्ष याद रखें तो भी हमारे लिए पर्याप्त है, तो भी इनफ है। ये बात रही आवंटन की। अब एक्सपेंडिचर शेयर रेशियो बिटवीन शेयर एंड सेंटर इज 60-40 रिस्पेक्टिवली। यस, जिसका जिक्र मैंने किया, विच इंक्लूड्स कुकिंग कॉस्ट, पेमेंट्स टू कुक वर्कर्स एक्सेट्रा। देखिए 60-40 जो है, जो शेयर दोनों के बीच में बांटा गया है, सेंटर और स्टेट के बीच में, उनमें से मात्र और मात्र यही पेमेंट होंगे कि जहाँ कुकिंग कॉस्ट है, कुकिंग कॉस्ट जो कुकिंग करने वाले वर्कर है या जो कुकर है, ठीक है, उनके जो पैसे दिए जाते हैं उनमें 60-40% है। अन्यथा ऐसी कई सारी चीजें हैं जहां मात्र और मात्र केंद्र ही खर्च करता है। नेमली कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि जो धान खरीदता है वो केंद्र अकेला खरीदता है, राज्य का कोई उसमें हिस्सा नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन, अलग अलग स्कूल तक, अलग अलग जगहों तक पहुंचाना, उसे खरीद कर प्रोक्यूर करके, वो भी केंद्र पैसे चुकाता है। पूरी की पूरी स्कीम का मैनेजमेंट, पूरी की पूरी स्कीम का मॉनिटरिंग, सारी चीजें जो है वो मात्र और मात्र केंद्र सरकार के द्वारा ही जो है यहाँ खर्ची जाती है। तो 60-40 का जो रेशियो है वो मात्र और मात्र सीमित है कुकिंग कॉस्ट और जो कुकर है, जो वर्कर है, उनको पैसे देने के लिए। अन्यथा जो मेजर खर्च है वो यहाँ सेंटर के द्वारा अकेले ही निभाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ देखें तो फॉर्म ऑफ स्कीम इज डायनामिक। यस, यह जो स्कीम है इसका स्वरूप जो है वो डायनामिक है। कैसे समझते हैं? 1995 में इसकी शुरुआत हुई एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि CSS, अप टू क्लास 5, मात्र और मात्र 5वीं कक्षा के बच्चे
तक ही, यानी कि 1 से 5 के बच्चे को यहाँ मध्याह्न भोजन देने का प्रावधान 1995 से शुरू हुआ। फिर बाद में 2007 में यूपीए के कार्यकाल दौरान इसको बढ़ाकर कक्षा 1 से 8 कर दिया गया। जो पहले कक्षा 1 से 5 थी वो अब 1 से 8 कर दी गई। हालांकि अभी भी प्री प्राइमरी का कोई यहाँ जिक्र नहीं किया गया। वो प्री प्राइमरी का जिक्र अब पीएम पोषण से आया 2021 के सितंबर में। नाउ प्री स्कूलर्स आर ऑल्सो बीइंग कवर्ड अंडर बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। प्री स्कूलर्स यानी कि शिशु मंदिर के छात्र, शिशु मंदिर या किंडरगार्टन कह सकते हैं, बाल वाटिका कह सकते हैं, बाल भवन कह सकते हैं, काफी सारे नाम है। तो अब इसको यहाँ जो है ऐड किया गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि यह स्कीम का जो स्वरूप है वो अपने आप में डायनामिक है, इसका एक्सटेंशन भी अपने आप में डायनामिक है। अब आगे देखें तो और 2-3 मुद्दे हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के आधार पर। सबसे प्रथम इसमें है तिथि भोजन। इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 2018 इज लाइकली टू गेट मोमेंटम अंडर दिस स्कीम। यस, तिथि भोजन यह एक केंद्र सरकार की 2018 में घोषित की गई योजना है, जिसको अब यहाँ पीएम पोषण से एक प्रकार से प्रोत्साहन मिल सकता है। देखिए, तिथि भोजन जो स्कीम है उसमें क्या होता है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से मजबूत घर से हो, वित्तीय रूप से जो सुखी संपन्न घर से हो, उन बच्चों को 2 टिफिन 2 लंच बॉक्स लेने की जो सूचना दी जाती है अपने स्कूल से, अपनी शाला से, ताकि उस एक बच्चे के टिफिन में से 2 बच्चे, 2 भूखे बच्चे, 2 नीडी बच्चे जिनको खाने की जरूरत है, जिनको पोषण युक्त खाने की जरूरत है, उनका पोषण हो सके। ठीक है, तो उसे तिथि भोजन का नाम यहाँ दिया गया है। तो उसको भी यहाँ अब प्रोत्साहन मिलना तय है। फिर उसके बाद स्कीम्स ऑल्सो प्लान इंस्पेक्शन बाय स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज फॉर ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन। यस, ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन यानी कि जो जमीनी स्तर पर इस स्कीम कैसी लागू हो रही है उसका निरीक्षण करने के लिए यहाँ अब कॉलेज के छात्रों को, शालाओं के बच्चे छात्रों को जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन में हो, उनको भेजा जाएगा कि आप उस स्थल के ऊपर जाकर जांच कीजिए और देखिए कि क्या मिड डे मील स्कीम या पीएम पोषण स्कीम जो है वो अच्छी तरीके से लागू हो रही है, क्या बच्चों को पोषण युक्त खाना मिल रहा है, जो खाना मिल रहा है वो पोषण युक्त है, गुणवत्ता युक्त है। वो सारी चीज़ें यहाँ अब इंस्पेक्शन के रूप में की जाएगी। अंडर स्कीम न्यूट्री गार्डन आर टू बी developed in schools to give children first-hand experience with nature and gardening. Such gardens are already developed in 3 lakh schools. Yes. तो इसी योजना के तहत सरकारी एवं अर्ध सरकारी शालाओं में पोषण उद्यान स्थापना करने की जो है जोगवाई है या स्थापना करने का प्रावधान कर सकते हैं। ठीक है, और ये अपने आप में बच्चों को गार्डनिंग के साथ, न्यूट्रिशन के साथ या आप समझ लीजिए कि प्रकृति के साथ एक प्रकार से जोड़ देगा। तो ये अपने आप में महत्वाकांक्षी जो है प्रोविजन है इस स्कीम की, जो आगे चलकर बच्चों को बहुत ही फायदा करेगी। आखिरी जो मुद्दा है वो कहता है कि मोर 24 लाख प्री स्कूलर्स विल बी एडेड टू मोर देन 11.80 करोड़ एग्जिस्टिंग बेनिफिशियरीज। यस, यहाँ बेनिफिशियरीज यानी कि बच्चे हैं, चिल्ड्रन। और कौन से बच्चे? जो कि सरकारी एवं जो अर्ध सरकारी है या आप कह लीजिए सेमी गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एडेड है उसमें पढ़ते हो। वैसे आज 11.80 करोड़ बच्चे हैं जिनको मध्याह्न भोजन मिल रहा है। ठीक है, अब उनमें 25 लाख बच्चे और जुड़ेंगे जो कि शिशु मंदिर के हैं। ठीक है, तो यह बात रही इस पर्टिकुलर योजना, नई घोषित योजना के बारे में। अब इसके बाद का बिंदु जो है वो हमें कंपैरिजन के बारे में वाकिफ करवाता है। यस, तुलनात्मक विश्लेषण। जैसे हमने देखा, मिड डे मील का नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया। नाम बदलने के साथ ही उसका जो व्याप है, उसका जो कवरेज है, उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया। तो दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे। एक तुलनात्मक विश्लेषण यहाँ मैंने तैयार किया है, वी विल गो थ्रू इट एक के बाद एक साइमल्टेनियसली दोनों के मुद्दे देखते चलेंगे ताकि कंपैरिजन अच्छी तरीके से हो सके। सबसे प्रथम मिड डे मील स्कीम की बात करें तो फ्रेश स्कीम अनाउंस्ड इन द ईयर 1985। यस, यह एक नवीनतम योजना थी जो कि 1995 में घोषित की गई। हालांकि मिड डे मील स्कीम हैज बीन रीनेम्ड टू पीएम पोषण। यस, बिकॉज पीएम पोषण इज नॉट अ न्यू, इट्स नॉट अ नोवेल स्कीम। नवीनतम नहीं है, मात्र और मात्र इसका नाम ही फेरबदल किया गया है। तो यहाँ मिड डे मील स्कीम को पीएम पोषण का नाम जो है वो
प्राप्त है, अन्यथा नवीनतम नहीं है, फ्रेश नहीं है। तो ये सबसे प्रथम तुलना। दूसरी तुलना, इनिशियली कवर्ड चिल्ड्रन अप टू क्लास 5 फ्रॉम 2007, स्कीम एक्सपांडेड टू क्लास 8। जैसे हमने देखा शुरुआत में कक्षा 1 से 5 के बच्चों को यहाँ इस योजना का लाभ मिलता था, फिर 2007 से यूपीए की सरकार ने इसकी अवधि बढ़ा दी, यानी कि अब कक्षा 1 से 8 के बच्चे इसका लाभ ले सकेंगे, लाभ ले रहे हैं। सामने पीएम पोषण विल ऑल्सो इंक्लूड चिल्ड्रन फ्रॉम प्री प्राइमरी एजुकेशन। यस, जो यहाँ नहीं था। मिड डे मील में मात्र और मात्र कक्षा 1 से बात की गई थी, पहले 1 से 5 फिर 1 से 8, मगर यहाँ शिशु मंदिर के बच्चों को भी यहाँ अब बेनिफिशियरी के रूप में ऐड कर दिया गया है। तो ये दूसरी तुलना है। तीसरे बिंदु पर पेमेंट टू स्कूल ट्रांसफर्ड फिजिकली नॉट इन डीबीटी। यस, जो स्कूल्स को जो धनराशि मिलती थी मिड डे मील योजना के उसको लागू करने के लिए, उसका अनुपालन करने के लिए, वो फिजिकली मिलती थी, यानी कि उसमें इंटरमीडिएट रहते थे, सरकारी कचहरियाँ रहती थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट रहता था, काफ़ी सारे जो है डिपार्टमेंट्स रहते थे। मगर अब स्कूल को पेमेंट जो है वो डीबीटी के जरिए प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। तो ये एक अपने आप में दूसरी तुलना है। फिर उसके बाद मिड डे मील स्कीम में देयर वाज नो प्रोविजन अपार्ट प्रोवाइडिंग कुक्ड फूड फॉर चिल्ड्रन अप टू क्लास 8 इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल। यस, मिड डे मील जो योजना है, कहा गया है कि इसमें ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं था सिवाय के कक्षा 1 से 8 के बच्चों को पका खाना देना। अन्य कोई प्रावधान यहाँ मौजूद नहीं था। मगर यहाँ पीएम पोषण में काफ़ी सारा प्रावधान है, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग कुक्ड फूड, पका हुआ खाना देने के अलावा यहाँ कई सारे प्रावधान है, जिसमें सबसे प्रथम है न्यूट्री गार्डन, इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल जो है स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स फॉर ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन। तो ये दो प्रावधान यहाँ इसमें मौजूद नहीं थे। तो ये इसकी एक तुलना है। फिर उसके बाद मिड डे मील का एक्सपेंडिचर शेयर देखा तो 60:40 था, यानी कि 60 सेंटर 40 स्टेट। यहाँ भी सेम है, एक्सपेंडिचर शेयर जो है वो सेंटर का 60 रहेगा, वही राज्य का 40 रहेगा। लास्ट वन, मिड डे मील स्कीम में देयर वाज नो प्रोविजन फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। यस, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के लिए, यानी कि एक पूरक पोषक तत्व के लिए कोई प्रावधान मध्याह्न भोजन योजना में नहीं था। वहीं इन द केस ऑफ पीएम पोषण प्रोविजन फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन फॉर चिल्ड्रन, यहाँ एक आपको जो है एक कंडीशन मिलेगी। ठीक है, यह कंडीशन है, और यह कंडीशन कहती है कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के प्रावधान मात्र और मात्र जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है भारत के, वहां प्राप्त होगा, और जहां एनीमिया का प्रभाव ज्यादा है, ठीक है, वैसे जिलों में यह सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का लाभ जो है वो प्राप्त होगा, नहीं कि सारे भारत में। तो ये एक यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन है, अन्यथा ये पूरा का पूरा तुलनात्मक विश्लेषण था। अब ये पूरी बात रही इस मुद्दे की। हमने इस मुद्दे को शुरू से उपाड़ा और काफ़ी सारे बिंदुओं को इसमें देखने का प्रयास किया, जो कि परीक्षा संबंधी हमें उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो। यहाँ से प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, मेंस का प्रश्न यहाँ से निकल सकता है। इस मुद्दे के लिए 2 मॉडल क्वेश्चन हमारे पास तैयार है, जिनमें सबसे प्रथम प्रीलिम का है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। नई घोषित पीएम पोषण योजना के बारे में निम्नलिखित में से सत्य वाक्यों को चुने। 4 वाक्य हमारे सामने है, 4 कथन हमारे सामने, जिनमें सबसे प्रथम कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित यह नवीनतम योजना है। दूसरा बिंदु, इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बच्चों को सरकार की तरफ से खाना दिया जाएगा। तीसरा बिंदु, इस योजना में खर्च हिस्सा 60-40 केंद्र राज्य रखा गया है। चौथा कथन कहता है कि इस योजना के तहत सरकारी एवं अर्ध सरकारी शाला के शिशु मंदिर के बच्चों को लाभ दिया जाएगा। अब निम्नलिखित वाक्यों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसके ऊपर विचार करना है, और इनमें से सत्य वाक्य एवं एक से ज्यादा वाक्यों को चुनना है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कहता है केवल 1 और 2 सत्य है। ऑप्शन बी कहता है केवल 3 और 4 सत्य है। ऑप्शन सी कहता है केवल 1, 2 और 3 है, चौथा जो है वो सत्य नहीं है। और ऑप्शन डी कहता है 1, 2 और 4 सत्य है, तीसरा वाक्य जो है वो सत्य नहीं है। तो यहाँ आपको इस पर्टिकुलर प्रश्न के जवाब देने का प्रयास करना है, उत्तर देने का। आप इसका सही उत्तर जो है वो ग्रोथ मोड यूपीएससी के इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारी तरफ से इसका सही जवाब
इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद वहाँ पिन अप किया जाएगा, आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। ये बात रही प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू की। यहाँ एक मेंस मॉडल क्वेश्चन भी हमारे साथ है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। केंद्र सरकार की मध्याह्न भोजन योजना एवं पीएम पोषण योजना का तुलनात्मक विश्लेषण अपने शब्दों में कीजिए। प्रोवाइड अ कंपैरेटिव एनालिसिस इन योर ओन वर्ड्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट्स मिड डे मील स्कीम एंड पीएम पोषण स्कीम। तो यहाँ से आप मेंस आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। तो यही आज हम लोग हमारी चर्चा को विराम देते हैं। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले दिन ऐसे ही महत्वपूर्ण मीडिया रिपोर्ट एवं अगर कोई महत्वपूर्ण संपादकीय लेख हो तो उसके साथ आपके सामने मैं आऊँगा एक परीक्षा लक्ष्य विश्लेषण तैयार करके। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। साथ ही में ग्रोथ माउंट यूपीएससी को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र है वो घर बैठे अपनी संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां बहुत ही सहूलियत से कर सके। साथ ही growthmounteducation.com हमारी वेबसाइट है, उसको विजिट करना ना भूलें। वहाँ से आपको एग्जाम रिलेटेड रिसोर्सेस एवं इंफॉर्मेशन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होंगे। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए ग्रोथ माउंट यूपीएससी। जय हिंद।